जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जीके का मॉक टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं 25 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। और ये 25 प्रश्न आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए हैं और आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली सल्तनत के कुतुबशाही राजवंश अर्थात गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना की। तो कब की थी? आपके ऑप्शन है 1192, 1206, 1210 या 1290। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 1206 ईस्वी में लाहौर में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, लाहौर में गुलाम वंश की नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था, ये एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस, आईएनसी और कांग्रेस दोनों, आईएनसी और मुस्लिम लीग सॉरी आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए थे और इसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। तो ये जरूर आप याद रखना। और ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे अंबिका चरण मजूमदार। तो ये भी आप याद रखना, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और इस समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका महात्मा गांधी के बारे में बता दूं, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था 1924 का अधिवेशन, और ये हुआ था कांग्रेस के बेलगाम में। तो बेलगाम सेशन एक ऐसा सेशन था जिसमें गांधी जी के एकमात्र कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष रहे। तो ये जरूर याद रखना कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आप याद रखना 1924 का बेलगाम अधिवेशन, और बेलगाम कर्नाटक में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर में है। और मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी जो है वहाँ से निकलती है, मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी में भी कौन सी पर्वतमाला है, पर्वत है, वो है अमरकंटक। तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी। और ये भारत में ना पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आप याद रखना, पश्चिम की ओर सबसे लंबी नदी वो है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी। तो ये भी आप ध्यान रखना। और ये कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी, सेल्फ प्लगिंग सॉइल कहा जाता है? क्योंकि यह सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो सेल्फ प्लगिंग सॉइल जो होती है ना, वो होती है आपकी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुर कहा जाता है। तो आप याद रखना, ब्लैक सॉइल। और भारत में ना दक्कन का पठार जो है ना, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो आप बताएंगे ब्लैक सॉइल का विस्तार है। और मैं आपको बता दूं, ब्लैक सॉइल जो होता है ना, ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बनती है। तो ये जरूर याद रखना, वॉल्केनिक इरप्शन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो आप बताएंगे काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर, याद रखिएगा। और काली मिट्टी जो है, इसके लिए जो बेस्ट क्रॉप होती है वो होती है कॉटन। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए और बेस्ट सॉइल होती है काली मिट्टी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सेल्फ प्लगिंग सॉइल है काली मिट्टी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है आर्टिकल 17 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। तो ये जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। और आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है ना, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। और भारत का संविधान हिंदी में किसने लिखा था? तो बसंत कृष्ण वैद के द्वारा लिखा गया था, बसंत कृष्ण वैद। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया,
किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना जो है, इसमें जो संशोधन हुआ वो एकमात्र संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्लियर, याद रखना। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रस्तावना के बारे में, अगर क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है, तो वो लिया हमने अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा जो है वो हमने कहाँ से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है। क्लियर, याद रखना। प्रस्तावना जो है ये संविधान का प्रीफेस है, मतलब पहला पृष्ठ होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आयोडीन आप सभी जानते हैं घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। और ये जो मैं बता दूं, थायराइड ग्रंथि जो है फूलने लगती है। अगर आप आयोडीन कम मात्रा में खाएंगे तो थायराइड ग्रंथि फूलने लगेगी, जिससे आपके गले में गोइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये आंसर होगा घेंगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया स्कर्वी रोग जो होता है ना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की डिफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में होगी तो स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी में क्या होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं ना, वो फूलने लगते हैं, उनमें से बदबू आने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है ना, तो ये स्कर्वी होता है। और ये विटामिन सी की कमी। रिकेट्स हड्डियों का रोग है और ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन विटामिन डी। बेरी आप जानते हैं एक प्रकार का लकवा होता है, और ये विटामिन B1 से होता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, हमसे पूछा गया था आपका आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग होता है। क्लियर, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर क्वेश्चन कभी आए कि एक ऐसा विटामिन बताइए जो ब्यूटी विटामिन कहलाता है, सुंदरता का विटामिन, वो है आपका ई। अगला प्रश्न क्या कहा गया? वाशिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वाशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O, है ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, है ना, एडिबल सोडा बोलते हैं। तो खाने का सोडा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। ठोस होता है स्टील। तो इन ऑप्शन के अनुसार ध्वनि की गति सबसे तेज़ होती है स्टील में। क्लियर, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। क्लियर, याद रखिएगा। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वो होता है डेसीबल। तो डेसीबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये श्रीलंका की सबसे लंबी मतलब राजधानी है। और इसकी नदी कौन सी है? वो है महावेली गंगा। क्या आपको पता है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? वो है सीलोन कहा जाता था। क्लियर, याद रखिएगा। श्रीलंका के बारे में बता दूं, श्रीलंका की राजभाषा है सिंगली भाषा, सिंगली। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, सिंगली। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न। म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? तो म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है क्या? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और म्यांमार की राजधानी बहुत आती है एग्जाम में, नेपाइडो ये म्यांमार की राजधानी है। और मैं आपको बता दूं, भारत में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, तो ये जो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और मैं आपको बता दूं, म्यांमार की राजभाषा क्या? बर्मी भाषा है। क्लियर, याद है। इसकी मुद्रा क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सतरिया भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, सतरिया डांस की मैं बात करूं तो भारत का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है, और ये असम से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। असम के एक वैष्णव संत थे जिसका नाम था शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में सतरिया नृत्य को शुरू किया था, और साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो असम का डांस है सतरिया डांस। ठीक है दोस्तों, याद रखना। क्लियर, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? शंकर देव के द्वारा। अगला प्रश्न, चपचारकुट एक त्यौहार है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, चपचारकुट की मैं बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत प्रमुख त्यौहार है, और ये भारत के किस राज्य में होता है? आपका आंसर होगा, आंसर है आपका मिजोरम। तो चपचारकुट मिजोरम का त्यौहार है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। मिजोरम का एक डांस बड़ा फेमस है, चेराम डांस। चेराम
क्लियर। चेराम नृत्य कहाँ किया जाता है? तो मिजोरम में किया जाता है, इसको बैम्बू डांस भी बोलते हैं। और मिजोरम के बारे में बता दूं, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है, मोलेसिस बेसिन, क्लियर, याद रखो। तो चपचारकुट ये मिजोरम का त्यौहार है। यहाँ पे लिखा गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा का मैं डांस बता दूं, होजागिरी। त्रिपुरा का बड़ा फेमस डांस है होजागिरी, बहुत आता है आपके एग्जाम में, सीजीएल में कई बार इसको रिपीट किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न, रऊफ और हिकात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोक नृत्य हैं? तो रऊफ और हिकात जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जम्मू कश्मीर में एक डांस और होता है, वो आपका दुमहल। तो दुमहल डांस जम्मू कश्मीर, और एक और याद है करक। करक डांस भी जम्मू कश्मीर का डांस है, क्लियर, याद रखना। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, जम्मू कश्मीर में ना एक प्रकार की मिट्टी होती है करेबा। तो करेबा बागान किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं जम्मू कश्मीर में? तो आप याद रखना, करेबा बागान केसर की खेती के लिए विख्यात हैं जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको ये भी बता दूं, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क भी है, दाचीगाम। तो दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, क्लियर, याद रखिएगा। तो रऊफ और हिकत ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य आप याद ना, नाटी। नाटी बहुत फेमस लोक नृत्य है, आप याद ना। पंजाब का तो आप जानते हैं, गिद्धा, भांगड़ा, किकली, सुम्मी, वो सब चाहिए। अगला क्या कहा गया, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन प्रसिद्ध हैं किसमें? तबला वादन में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, तबला वादन। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया आप नाम सुने होंगे, वो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आंसर होगा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी की एक किताब आई थी, मैं उस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इस किताब में बात की गई थी भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में, दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दादा भाई नेरोजी को भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, दादा भाई नेरोजी ये पहले व्यक्ति थे जो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य बने थे, ठीक है। लंदन की संसद का सदस्य बनने का या ब्रिटेन की संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी थे। और इनकी किताब कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस किताब में तत्कालीन भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वो कितनी थी? 20 रुपये बताई गई थी। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा टैक्स पूरी तरह से अप्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स इनमें कौन सा है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और भारत में एक समिति बनी थी, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017। और जीएसटी के 4 कंपोनेंट हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन के लिए होते हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बैडमिंटन, क्लियर। थॉमस कप ये मेल के लिए होता है और उबेर कप फीमेल के लिए होता है, क्लियर। टेनिस के लिए मैं बता दूं तो डेविस कप, डेविस कप का संबंध ये टेनिस से होता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो किस शहर में होगा? तो 2028 का जो ओलंपिक खेला जाएगा वो खेला जाएगा अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब, लॉस एंजल्स, क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुजाने में है, लुजाने, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये द हैग में है, नीदरलैंड, आपका ऑप्शन से सही है, ऑप्शन बी हैग द नीदरलैंड, क्लियर, याद रखना। जिनेवा की बात करूँ तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये सब जेनेवा में है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला भारत में था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 1936 में ये स्थापित किया गया था, वर्तमान में उत्तराखंड में रामनगर और नैनीताल जिलों में फैला हुआ है। और मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ना ये इन सीटू होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन होता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर लिखा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध होता है, एशियाई शेर, और ये गुजरात में है, ठीक है। कान्हा ये आपका मध्य प्रदेश में है और काजीरंगा असम में है। हमसे पूछा गया था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न क्या कहा गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। इनकी एक किताब और एग्जाम में आती है, हिंद स्वराज।
तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी है। क्लियर, याद रखना दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर की किताब है रिडल इन हिंदुज़्म, रिडल इन हिंदुज़्म। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा इस किताब को, ठीक है। बहुत तार्किक रूप से लिखी गई है। तो रिडल इन हिंदुज़्म आप याद रखना, अम्बेडकर की किताब है। और एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सिपरी कहाँ पर है? तो CRRI ये है आपका कटक में। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, कटक उड़ीसा में है, और ये महानदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। क्लियर, याद रखना दोस्तों। यहाँ पे राजमुंद्री, राजमुंद्री में क्या है? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोसर त्यौहार तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों का त्यौहार है, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लोसर उत्सव ये हर साल होता है, और ये मैं आपको बता दूं नए साल के आगमन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। लोसर बौद्ध धर्म का नया साल है, और ये नए साल के आगमन के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, बौद्ध धर्म का एक त्यौहार होता है सागा दावा, ये भी बड़ा आता है एग्जाम में, सागा दावा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में GST कब लागू हुआ था? सभी जानते हैं 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, GST जो है ना प्रत्यक्ष कर है, और वर्ष 1954 में सबसे पहला देश फ्रांस था जिसने GST को लागू किया था। क्लियर, याद रखना। तो दोस्तों इस प्रकार ये था सेट नंबर 1 SSC CGL 2026 के लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर दिन संडे को छोड़ के हर दिन SSC CGL के लिए मॉक टेस्ट आएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।